नमस्कार। आज का टॉपिक है विकास। विकास शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका जो पेपर साइटोजेनेटिक्स वाला पेपर है तो उसकी 5th यूनिट है विकासवाद। विकास के बारे में उसमें पढ़ना है हमको। तो विकास क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। तो विकास शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द इवॉल्वेर नामक एक शब्द से हुई है, जिसका मतलब है अनरोलिंग यानी खुलना या अनफोल्डिंग, अवलित करने से होता है, करने से है। तो विकास शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो साइंटिस्ट है हर्बर्ट स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। विकास का अर्थ है मंद या क्रमिक परिवर्तनों से है, अर्थात परिवर्तनों से मध्यम से पुरानी, पुरानी से नई हस्ती का बनना। विकास दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम अकार्बनिक विकास और दूसरे को कहते हैं कार्बनिक या जैविक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अकार्बनिक विकास के अंतर्गत निर्जीव वस्तु यानी कि चट्टान, समुद्र, मिट्टी आदि में जो कालांतर में परिवर्तन है वो सम्मिलित है, जबकि जैव विकास या दूसरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसमें सजीवों के विकास से संबंधित है। तो जैविक विकास वह प्रक्रम है जिसके द्वारा प्रकृति के नियमों के अनुसार सरल आद्य जीवों से वर्तमान जीव विकसित हुए हैं। मतलब यदि विकास को हम परिभाषित करें तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रम है जिससे सरल आद्य जीवों से वर्तमान जीव विकसित हुए हैं। अब प्रारंभ में जो मान्यता थी, भूगर्भ शास्त्रियों की यह मान्यता थी कि रचना की विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी क्रमशः ठंडी होती गई और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप समुद्र व पहाड़ बने और प्रारंभ में पृथ्वी जीवहीन थी। मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। पृथ्वी पर जीव पदार्थ और फिर कोशिका रूपी आदि जीवों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी प्रारंभ में बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई और जैसे जैसे ठंडी होती गई तो पृथ्वी पर जो प्राचीनतम जीव थे, फिर कोशिका रूपी जीव, इनकी उत्पत्ति हुई। फिर प्राचीन सरल आद्य जीवों के जो पूर्वज आधुनिक जीवों के पूर्वज थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्राचीन जीव हैं ये आधुनिक जीवों के पूर्वज थे। इन आद्य जीवों से लंबे श्रृंखलाबद्ध क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप कालांतर में जो आधुनिक जीव हैं उनका विकास हुआ है। इस प्रकार प्रारंभिक सरल आद्य जीवों से क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अत्यधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। अब जैव विकास की परिकल्पना देखते हैं। तो जैव विकास की परिकल्पना क्या है? तो परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक कल्पना है। जैव विकास की परिकल्पना के अनुसार वर्तमान जंतुओं पादपों का विकास भूतकालिक जंतु एवं पादप पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान पादप एवं जंतु भविष्य के जीवों के पूर्वज हैं। ये जो परिकल्पना है कि जैव परिवर्तन के साथ अवतरण, तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव था वो सरल व आदि प्रकार के थे। पृथ्वी पर अवतरित होने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु सरल आद्य जीवों के वंशज हैं तथा वर्तमान जीव भविष्य के जीवों के पूर्वज हैं। विकास के दौरान जीवों में रचनात्मक जटिलता बढ़ती है और इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, प्रगामी विकास। कुछ मामलों में विकास के दौरान संरचनात्मक सरलता उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं प्रतिक्रमणी विकास या रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मतलब जटिलता से सरलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक दिशा या अंग में प्रतिक्रमणी विकास होता है,
तो इसके साथ ही अन्य दिशायांग में प्रगामी विकास भी होता है। मतलब दोनों विकास साथ ही में चल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे एस्टेरेसी कुल के अंदर कैलिक्स का हासित होना, लेकिन साथ ही में पुष्प का छोटा होना, वो उनका आकर्षक व सहपत्रों से घिरे होना, एक बड़े पुष्पक्रम में विन्यासित होना, प्रतिक्रमणी और प्रगामी विकास के सूचक हैं। जैव विकास की परिकल्पना से पूर्व जातियों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ धारणाएं प्रचलित हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार है। पहली है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद। भूतकाल में कई शताब्दियों तक लोग यही समझते रहे कि विविध प्रकार के जीव, पादप या जंतु कीचड़, खाद, मिट्टी या निर्जीव पदार्थों से स्वतः जनन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निर्जीव पदार्थों में अचानक सजीवता आने की संभावना को व्यक्त किया गया है। जीवों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति किसी न किसी समय निर्जीव पदार्थ से हुई है और ये आज भी वैसी ही है जैसी उत्पत्ति के समय थी। फ्रांसिस्को रेडी तथा स्पेलोंजनी ने अपने प्रयोगों के द्वारा इस सिद्धांत को असत्य प्रमाणित किया। अब ये सिद्धांत को असत्य प्रमाणित किया, इसके बाद एक दूसरा सिद्धांत जो प्रचलन में आया वो था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। तो ईसा के बाद समाज में धर्म के तीव्र प्रचार के कारण 19वीं सदी के मध्य तक लोगों में यह धारणा थी कि परमेश्वर जैसी किसी अलौकिक शक्ति ने सभी जंतु तथा पादप जाति की रचना की है। वर्तमान जीवों की सृष्टि परमेश्वर ने ही की है। परमेश्वर ने जब इस सजीव सृष्टि की रचना की, तब से अभी तक यह सजीव सृष्टि बिना किसी परिवर्तन के ऐसी ही बनी हुई है। वो भविष्य में भी इसी तरह बनी रहेगी जैसे कि परमेश्वर ने इसे प्रारंभ में बनाया था। इसे थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। तो पादपों और प्राणियों की जीवाश्म के अध्ययन ने यह प्रमाणित किया है कि जब फॉसिल्स का अध्ययन हुआ, कई सारे फॉसिल्स मिलते हैं, तो फॉसिल्स के अध्ययन से ये प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन पादप व वर्तमान पादप व प्राणी, मतलब जो प्राचीन थे वो अभी वर्तमान से काफ़ी हद तक या काफ़ी भिन्न पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी थियरी आई, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सृष्टि के भयंकर विनाश का सिद्धांत। तो विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत के अमान्य होने के बाद यह सिद्धांत की भयंकर प्रलय या विनाश का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्योंकि पृथ्वी के भिन्न कालों में भिन्न भिन्न पौधे व प्राणियों के जीवाश्म पाए गए, अतः इस सिद्धांत के अनुसार सजीव जगत की रचना इस पृथ्वी पर कई बार हुई। प्रत्येक सृष्टि भयंकर विनाश के कारण समाप्त हो गई। परमेश्वर ने पुनः दूसरी सृष्टि की रचना की और इस प्रकार यह सृष्टि की रचना का क्रम आज तक चलता आ रहा है। विकास से संबंधित जो प्रमाण उपलब्ध हैं, जैसे फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह जो उपलब्ध हैं, उससे ये जितने भी सिद्धांत वर्णित हैं, ये सिद्धांतों के जो वर्णन है इन सिद्धांतों का, ये विपरीत है और जैव विकास की पुष्टि करते हैं। तो बहुत सारे फॉसिल एविडेंसेस हैं जो कि जैव विकास की पुष्टि करते हैं। अब इसके अंदर जो हमको कई सारी थियरीज वैज्ञानिकों ने दी हैं, उसमें जो सबसे पहली है वो कैटास्ट्रोफिज्म है। जो उसके बाद है लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डेविड की म्यूटेशन थियरीज हैं, नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन की थियरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी क्या है कि सबसे पहले ये जो थियरी है ये 17वीं और 18वीं सेंचुरी में यह बात डेवलप हुआ है। इसे तबाही का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार बड़े पैमाने पर अचानक
और अल्पकालिक घटनाएं जो विनाशकारी हैं दुनिया भर में हुई हैं और जिन्होंने पृथ्वी को एक आकार दिया है। इस धीमी वृद्धि में क्षरण सम्मिलित है, यानी कि इरोजन आदि ने पृथ्वी की सभी विशेषताओं का निर्माण किया है। अचानक हुई इन घटनाओं में बाढ़ का आना, ऊंचे पर्वतों का बनना, भूकंप का आना आदि सम्मिलित है। इस कारण से पादप व जंतु के निवास जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उस कारण ये प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं या फिर फॉसिल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ये संकल्पना जॉर्ज कुरियर ने दी थी, जो कि एनाटॉमिस्ट थे वो, और उन्होंने यह संकल्पना दी थी। तो कुछ पहले के प्रकृतिवादी जैसे कि बफन ने तर्क दिया था कि प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, लेकिन कुरियर के समय में कुछ लोगों ने विलुप्त होने के विचार को धार्मिक रूप से परेशानी का कारण माना, क्योंकि इसके पहले ऐसा कहा गया है कि जो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, तो उसमें विलुप्त होने का विचार अमान्य लोगों को कुछ परेशानी का कारण बना। उनका कहना था कि यदि ईश्वर ने दुनिया की शुरुआत में एक ईश्वरीय योजना के अनुसार प्रकृति का निर्माण किया था, तो ये तर्कहीन है कि उस रचना के कुछ हिस्से को मरने दिया जाए। कुवियर ने पेरिस के पास पाए जाने वाले हाथी के जीवाश्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उनकी हड्डियां अफ्रीका व भारत में पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में भिन्न थी। साइबेरिया में जीवाश्म हाथियों से भी अलग थी और कुरियर ने इस विचार को नहीं माना कि जीवाश्म प्रजातियों के सदस्य धरती पर कहीं थे। इसकी बजाय उन्होंने घोषणा की कि वे अलग अलग प्रजातियां थीं जो लुप्त हो गई हैं, और बाद में उन्होंने कई अन्य बड़े स्तनधारी जीवाश्मों का अध्ययन किया और यह प्रदर्शित किया कि वे आज जीवित किसी भी प्रजाति से संबंधित नहीं हैं। जीवाश्म साक्ष्य ने उन्हें यह बताने के लिए प्रेरित किया कि समय समय पर पृथ्वी पर अचानक परिवर्तनों से पृथ्वी जो है वो समय समय पर अचानक परिवर्तनों से गुजरी थी और उनमें प्रत्येक परिवर्तन कई प्रजातियों को मिटा सकता है। चार्ल्स लियल ने उनके अनुसार प्रजातियां महान प्रलय में विलुप्त हो गई और यह संदेहास्पद है कि जिस तरह ग्रह की भूविज्ञान धीरे धीरे बदल गई, उसी तरह से धीरे धीरे इनकी प्रजातियां भी विलुप्त हो गई, क्योंकि नई प्रजातियां बन गई। इसी तरह से डार्विन ने सिद्धांत दिया था। तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्रजातियों में बदले वातावरण के लिए अनुकूलन नहीं था कि प्रजातियां विलुप्त क्यों हुई। तो उनके अनुसार वातावरण में बदलाव से उनमें अनुकूलन नहीं था और जिसके कारण विनाश व अन्य प्रजातियों के साथ प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। डार्विन ने कुरियर के विलुप्त होने के सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया था। कुरियर के अनुसार तबाही की पृष्ठभूमि के आधार पर शायद पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 99% अब तक विलुप्त हो चुकी हैं और उन विलुप्त प्रजातियों में से अधिकांश एक डार्विनियन ट्रिकल में गायब हो गई हैं, जिसे पैलेंटोलॉजिस्ट पृष्ठभूमि विलुप्त होना कहते हैं। लेकिन पिछले 600 मिलियन ईयर वर्ष में कई बार जीवन ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का अनुभव किया है, जिसमें उस समय जीवित रहने वाली सभी प्रजातियों में से आधे या आधे से अधिक 2 मिलियन से कम वर्षों में गायब हो गई हैं या विलुप्त हो गई हैं। इसका कारण मुख्यतः समुद्र तल में क्षुद्रग्रह, ज्वालामुखी या अपेक्षाकृत तेज बदलाव हो सकते हैं। ये विलुप्तताएं जीवन में कुछ महान बदलावों को चिन्हित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि पहले जो क्रिटेशियस तृतीयक समय में डायनासोर जो 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत डोमिनेंट रूप में रहते थे, अब वो जो है वो विलुप्त हो गए हैं और उसके बाद केवल स्तनधारी ही पृथ्वी पर
पाए जा रहे हैं। मतलब पृथ्वी पर जो है वो डायनासोर तो विलुप्त हो गए हैं और स्तनधारी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये फॉसिल एविडेंसेस विकास के क्रम को या विकास को ये प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।